ज्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आते हैं, सही तरीके से पढ़ने से मार्क्स आते हैं, स्मार्ट स्टडी से मार्क्स आते हैं। स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना किस तरीके से है। अब पढ़ना क्या है बेटा जी, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद, लास्ट 5 ईयर के सैंपल पेपर को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा अगर आप लास्ट 10 ईयर को एनालाइज करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्स आपके 80% मार्क्स 20% टॉपिक से बनते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 20% टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जिनसे मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, किस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इस वीडियो में बता दूंगा। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये टॉपिक पढ़ो, आपको सब पढ़ने चाहिए, इट्स ऑन यू। बट मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन टॉपिक को पढ़ना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, ऑब्वियसली ये फाइनल एग्जाम्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है, बट आप प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे बेटा, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करके जाना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बातें मुझे पूछनी है। पहली बात, आप ये बताओ कि आपके कितने चैप्टर्स पक्के हो चुके हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो, और दूसरी बात, आपका गोल क्या है, आप बोर्ड्स में कितने % मार्क्स लेके आना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में सबने बताना है। और वीडियो पूरी देख लेनी है सो दैट कि एक भी डाउट आपका ना रहे। तो सबसे पहला चैप्टर बेटा जी हमारे पास सॉल्यूशन है, जो कि 7 मार्क्स का आता है। जब भी आप सॉल्यूशन को पढ़ोगे तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ोगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, एंड क्या रिलेशन है मोलैरिटी मोलैलिटी में, है ना, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, हेनरी लॉ पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, एंड राउल्ट्स लॉ से ही आइडियल, नॉन आइडियल। बेटा देखो, पेपर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट वो पार्ट्स में होता है, तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है ना। अभी 2025 के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, मैंने उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन अपलोड किया, वो आप लोग चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। नॉन आइडियल के दो टाइप होते हैं ना, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है बताओ? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है। नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। उसके बाद इनके एजियोट्रोप्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, रिलेटिव लॉवरिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, और अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बढ़िया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको माना जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को। एंड वेंट होफ फैक्टर इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाता है। वेंट होफ फैक्टर आपको पता होगा, NaCl की वैल्यू 2 होती है, MgCl2 की वैल्यू 3 होती है, AlCl3 की वैल्यू 4 होती है। एंड जो ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होती, तो इनकी वैल्यू 1 होती है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I-1 by N-1, डिग्री ऑफ एसोसिएशन I-1 1 by N-1। और ये हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछली बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आप नई बुक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो उस चैप्टर का नाम, नंबर, जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है, ये 1-1 कर देना, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। आगे मूव करते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स का हमारा चैप्टर बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क्स का बनता है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखोगे, इसका डायग्राम देखोगे, और इसमें आप ये पढ़ोगे कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट के इक्वल है, 1.10 वोल्ट से कम है, 1.10 वोल्ट से ज्यादा है, उसके बाद नॉन इक्वेशन से श्योरली क्वेश्चन बनता है बेटा, है ना। और नॉन इक्वेशन के आगे फॉर्म होते हैं ना, EMF, डेल्टा जी, KC, ये आप अच्छे से देख लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद आता है कोलरस लॉ, और एक यहां से ग्राफ बनता है ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला। ये कौन सा होता है? ये होता है वीक वाला, और ये होता है स्ट्रॉन्ग वाला। ये किसका ग्राफ बनता है? डेल्टा M वर्सेस कंसेंट्रेशन के रूट का, ठीक है। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, किस पे डिपेंड करती है? सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फैराडे लॉ। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में ही हमारा कोलरस लॉ भी बनता है। और कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। यहां से क्वेश्चन बनता है। और जो मोलर कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन के। इसके बाद आया सेल। सेल जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्यूल सेल, कोरिजन। सेकेंडरी सेल से रिएक्शन कई बार पूछ ली गई है, और आपको इन हर एक सेल का यूज पता होना चाहिए कि इनके यूज क्या होते हैं, ठीक है। यूज से क्वेश्चन बन जाता है, और ये बेटा हमारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट लॉ दिया होगा, है ना, एक्सप्रेशन दिया होगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक बताओ किस ऑर्डर की है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर। इसके अलावा आपको बोल दिया जाएगा कि एक ही कंसेंट्रेशन को मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये बताइए कि न्यू रेट और ओल्ड रेट में क्या रिलेशन है। इसके अलावा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ ली जाती है अलग अलग ऑर्डर के लिए,
है ना, या फिर आपको यूनिट दे दी गई होगी और आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। अच्छा, अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ये पूछ लिया जाता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं और ग्राफ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन, इसका ग्राफ आप बहुत अच्छे से देख लोगे बेटा, केमिकल काइनेटिक्स से 99% चांस है कि ग्राफ बन जाता है। इधर आओ, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, है ना, कि बताइए अगर एक रिएक्शन 50% होने में 30 मिनट्स ले रही है तो बताओ 75% होने में कितना टाइम लेगी। एक रिएक्शन 20% होने में 20 मिनट्स लेती है तो बताओ 80% होने में कितना टाइम लेगी। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये बेटा जी इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं बेटा जी, मैंने आपको बहुत ही बढ़िया लेक्चर नोट्स, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स, फॉर्मूला शीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, जो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, या फिर हमारी ऐप है केमिस्ट्री गुरुजी। इस ऐप को हर एक बच्चा डाउनलोड कर ले, टाइम टू टाइम में फ्री लेक्चर भी लेता रहता हूं, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आपको जो डाउनलोड कर लेनी चाहिए। और इस चैनल पर आपके लिए 1 शॉट, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और अभी तो 60 मिनट्स रिवीजन वीडियो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज वगैरह अपलोड कर रखे हैं। ये आपकी बहुत हेल्प कर देंगे, आप उनको भी चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आगे मूव करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं। मैं सबको रिकमेंड करता हूं बेटा, पहले पासिंग रेंज में जाओ तो पहले आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर लेनी है। जब आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी हो जाए फिर आप चलोगे इनऑर्गेनिक पे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। इजी सा चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, और प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा अलग चलती है। डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं, बट ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं क्योंकि इनका फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि NS एंड N-1 डी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्मॉल साइज की वजह से, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। मेटालिक बॉन्ड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड होते हैं ये, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कलर्ड आयंस बनाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से। अलॉय बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, कैटलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, और इसका रीजन क्या होता है, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद KMnO4 K2Cr2O7 की प्रिपरेशन होती है और इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। I नेगेटिव से I2 बनता है, सल्फाइड से सल्फर बनता है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनता है। और एक जगह पर मैं आपको बताता चलूं, KMnO4 को अगर आप अल्कलाइन मीडियम में ले लो तो I नेगेटिव से बन जाता है आयोडेट, ये कई बार पूछा गया है। एफ ब्लॉक में अगर आप जाते हो तो बहुत ज्यादा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके कोज, इसके कंसिक्वेंस पूछे जाते हैं। 4F एंड 5F का डिफरेंस पूछा जाता है। और बेटा जी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सीरियल वाइज पढ़ने वाला चैप्टर है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, लिगेंड्स किसे कहते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर आप लोग कर पाओगे नोमेनक्लेचर। लिगेंड से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कौन से हैं, पॉलीडेंटेड कौन से हैं, एम्बिडेंटेड कौन से हैं, इसके अलावा चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से हैं। चिलेट वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बना। और क्यों होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि वो साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इसके बाद आइसोमेरिज्म, दो तरह के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट। आयनाइजेशन जो अलग अलग आयन देंगे, कोऑर्डिनेशन का शॉर्टकट क्या होगा, दो स्फेयर अगर कहीं पर बने हैं। इसके अलावा लिंकेज, अगर कभी एम्बिडेंटेड लिगेंड आ जाए तो हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। हाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल आपको कम ज्यादा दिखाई देंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, सिस ट्रांस। ऑप्टिकल का सिंपल सा शॉर्टकट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए और कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ थ्योरीज में, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी हमें क्या बताती है, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को, और सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन बताती है, ये हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बताती है, और इवन कलर का भी आंसर आप लोग कर सकते हो, है ना। हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 अगर है स्क्वायर प्लेनर, sp3 है टेट्राहेड्रल, D2sp3 है या sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, sp3d2 होता है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। और इनर ऑर्बिटल कब बनते हैं, जनरली जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn, CO, NH3 और एक OX ऑक्सैलेटो भी होता है, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, है ना। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही बनता है भाई, जो डेल्टा T है, टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 4/9 टाइम्स होती है ऑफ डेल्टा O। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है पेयरिंग से, वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग एनर्जी, सॉरी इन केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। और ये बेटा जी ये हमारे पास
एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहूंगा बेटा, हमारे चैनल से मोस्ट कंसिस्टेंटली हर साल बच्चों के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आए हैं हमारे बैचेस से पढ़ के। अगर आप ये हो कि सर ऑफलाइन ट्यूशन लगा रखी है बट समझ में नहीं आ रहा, या ऑनलाइन भी XYZ जगह से पढ़ रहा हूँ वो फील नहीं आ रही कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, बेटा देखो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, डेली 2-2 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, तो यस, आपके लिए एक बैच है करना प्रो बैच, जो हमारा सबसे बेस्ट बैच है। इस बैच में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा और हमारे जो फ्यूचर कमिंग बैचेस हैं, PYQ बैच, सैंपल पेपर बैच, फास्ट रिवीजन बैच, है ना, 2.0 बैच, इन सब की एक्सेस मिलेगी। ये सबसे बेस्ट बैच है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो। यूट्यूब पर भी मैं पढ़ाता रहूंगा, बट यस, इस बैच में क्या होता है कि डेली लाइव क्लास होती है, कुछ भी डाउट आए आप मुझसे बात कर सकते हो, है ना, एक फील आती है क्लास में रेगुलर पढ़ने की। चलो आगे मूव करते हैं, आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार एक ही सजेशन दूंगा और हमेशा दूंगा, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो। मैंने आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रखा है, उसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करना। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सबसे पहले SN1 SN2। SN1 2 स्टेप का मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये 1 स्टेप का मैकेनिज्म फॉलो करता है। इधर क्या मैटर करता है, इधर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करती है, SN2 में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर करती है। तो SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इधर बात करें सबसे ज्यादा बेंजाइल, फिर एलाइल, ये मोस्टली नहीं आते, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी होता है। इधर क्या होती है बेटा, रेशमाइजेशन ऑफ कन्फिगरेशन, और इधर क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे NaOH की रिएक्शन करा दी तो OH लग जाएगा। KCN AgCN ये क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर मैं KCN की रिएक्शन कराऊंगा तो वो C की तरफ से लिंकिंग करेगा, AgCN की रिएक्शन कराऊंगा तो वो N की तरफ से लिंकिंग करेगा। मैंने इसका शॉर्टकट बता रखा है, अजी नहीं, अगर सिल्वर कभी भी आ जाए तो नाइट्रोजन की तरफ से लिंकिंग हुआ करती है बेटा, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन आ जाती है, जैसे वुड्स फिटिग, फिंकलस्टेन, स्वार्ट्स। एक और मैं बात करूं, डोज प्रोसेस, एक होता है मार्कोनिको-फ्रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिको-फ्रूल। मार्कोनिको-फ्रूल का शॉर्टकट क्या है, जब भी एडिशन होगा नत्थू लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा, लोअर हाइड्रोजन के पास। एंटी मार्कोनिको का रूल, नत्थू हरा हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन। अगर आप कभी भी ये देखो क्या अल्कोहलिक KOH देखो तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। ये हमारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आ जाएगा अल्कोहल फिनोल ईथर। ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर पढ़ो कोशिश करो सीरियल वाइज पढ़ने की। अल्कोहल फिनोल ईथर आ जाता है, इसके बहुत सारे टॉपिक आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में भी देखने को मिलेंगे। इधर आ जाओ तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है, कोल्ब्स, राइमोटाइमन, विलियमसन। कोल्ब्स क्या होता है, जैसे बेंजीन OH है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ, NaOH के साथ, CO2 के साथ, HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। राइमोटाइमन में क्या हो जाएगा, ये बेंजीन OH है विच इज नोन एज फिनोल, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई NaOH के साथ और किसके साथ भाई, CaCl3 के साथ एंड HCl, तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। और विलियमसन सिंथेसिस का शॉर्टकट क्या है, रोना हैलोल्केन की याद में Na बाहर निकल जाएगा X के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा ROR। एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें आ जाती हैं तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं बेटा, क्लियर है। इसके बाद मैकेनिज्म देखो बेटा, 4 मैकेनिज्म हमने पढ़ने हैं क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। एक तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, और 3 मैकेनिज्म इस चैप्टर में, वो कौन कौन से हैं, पहला हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। ये अच्छे से पढ़ लेना, बन सकते हैं इनमें से कोई ना कोई, ठीक है। इसके बाद 2-3 टेस्ट होते हैं, जैसे लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट किस काम आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसमें लुकास रिएजेंट का यूज करेंगे। लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर। प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन सबसे स्लो होगी, गर्म करना पड़ेगा। सेकेंडरी में 5 मिनट बाद आपको टर्बिडिटी दिखेगी, टर्सरी में आपको इमीडिएटली रिएक्शन देखने को मिलेगी, है ना। इसके बाद हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर फॉर्मल्डिहाइड पे ट्रीट करोगे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड पे ट्रीट करोगे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर आप कीटोन पे ट्रीट करोगे तो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल बनता है। ये आपकी कन्वर्जेंस में भी हेल्प कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर करते हो, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनाती है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कीटोन बनाती है। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर होता है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक समुद्र है ये, है ना। इसकी नेम रिएक्शन बहुत सारी होती है, उनको अलग निकाल लेना, उससे मोस्टली कन्वर्जन आपके बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी नेम रिएक्शन है, रोजनमन रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, है ना, क्लेमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल। इसके अलावा HVZ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कहां पर काम करती है। जैसे रोजनमन रिडक्शन बेंजोइल क्लोराइड पे, स्टीफन्स रिडक्शन साइनाइड पे, इटार्ड टोल्विन पे। इसके बाद गैटरमैन कोच बेंजीन COHCl, क्लेमेंशन रिडक्शन
और वुल्फ किस्नर, ये क्या करती हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करके उसकी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कहां पर एप्लीकेबल होती है, उन कार्बोनिल ग्रुप्स पे, उन कार्बोनिल कंपाउंड पे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना। एचबीजेड रिएक्शन उन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन हो। बेटा ये बातें पता होनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। 2-3 टेस्ट आते हैं, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बहुत ज्यादा चांस है आए। देखिए टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, हर एक एल्डिहाइड के लिए। फेलिंग टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट इथेनॉल, इथेनॉल, मिथाइल कीटोन और कुछ इस तरह के अल्कोहल, CH3, CHOH। अभी तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होंगी बट ये बहुत सिंपल है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने जाओ बेटा ये देख लो पहले कि हाँ यार सर ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होते हैं एसिडिक फिनोल से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटा देते हैं। ठीक है। अगर आपके पास कोई अल्काइल बेंजीन है उसकी रिएक्शन KMnO4 KOH के साथ कराओगे तो वो हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो की जाती है किनके द्वारा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा। और जितने इधर बल्कि ग्रुप होंगे, जैसे इधर एक है अल्काइल ग्रुप, इधर 2 हैं अल्काइल ग्रुप, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन घट जाती है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो सबसे कम रिएक्टिव है। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर आता है अमाइंस। अमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। सिलेक्टिविटीज की नेम रिएक्शन रहती है, जैसे कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, है ना, और कार्बाइलमाइन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गैसियस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट, है ना। अगर मिथाइल ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 2-1-3, है ना। और अगर इथाइल ग्रुप है, इथाइलमाइन है अगर कहीं पर, तो 2-3-1। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केबी का होता है ना। केबी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी के। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से देख लेना भाई, है ना। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जिससे हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर इससे बहुत सारी रिएक्शन बनती है, सैंडमेयर, गैटरमैन, कपलिंग, इसके अलावा बाल्सकीमन, है ना। और इसके अलावा इसके बहुत सारे कन्वर्जेंस भी होते हैं। ठीक है। एनिलीन की अगर आपको एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो एसाइलेशन करवाई जाती है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट और लास्ट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल ना मतलब एक धक्के से एडजस्ट होने वाला चैप्टर है ये बायो का, बट ये बोलते हैं मेरे अंदर तो केमिस्ट्री भी है, मुझे थोड़ी देर केमिस्ट्री में भी तो रखो, तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज को बहुत डिटेल में पढ़ लेना भाई, इसका स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन और इसका कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ खास रिएक्शन ये नहीं शो करता। डाइसैकेराइड में हमारे पास सुक्रोज है जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से, है ना, और लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो जो स्टार्च है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, 2 पार्ट होते हैं इसमें। अमाइलोज 20% होता है, अमाइलोपेक्टिन 80% होता है। प्रोटीन्स की आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनता है, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। इसके बाद हमारे पास डीनेचुरेशन बनता है ना, प्रोटीन को डीनेचर कर देना, उसके सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देना। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आपसे पूछ लिया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डीएनए आरएनए का डिफरेंस, है ना। इनमें कॉमन क्या है, एजीसी दोनों में कॉमन है, इसमें टी एक नई चीज है और इसमें यू एक नई चीज है। थाइमाइन इसमें एक्स्ट्रा होता है, इसमें यूरासिल एक्स्ट्रा होता है ना। न्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाता है, जिसमें बेस हो, शुगर हो, फॉस्फेट ग्रुप हो। न्यूक्लियोसाइड किसे कहा जाता है, जिसमें बेस हो एंड शुगर हो। और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज। तो ये है बेटा हमारे पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है मैंने बता दिया, और आपने उनके आंसर भी कैसे करने ये भी बता दिया। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना सारे के सारे वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बेटा दिन रात एक कर दो एंड जोश हाई रखो। आपके सीनियर ने किया है, आप लोग भी कर सकते हो, और बहुत बच्चे करेंगे भी, है ना। कहते हैं ना, हारता वही है जो हार मान जाता है, और इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार ना माने। आपने एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़नी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। दैट्स ऑल। और जाते जाते अगर आप केमिस्ट्री की बेस्ट बुक ढूंढ रहे हो तो बेटा आपकी पीवाईक्यू की बुक है आपके सर की, आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवाए हैं। और ढूंढ रहे हो एक बेस्ट बैच के लिए, तो बेटा ये आपका बैच है। रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं जिनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। और स्टिल कुछ भी डाउट्स है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाने की। और कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड पूरा हार्ड वर्क किया जाएगा भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जो मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।